कहते हैं कुछ चीजें समय के साथ नहीं बदलती, बल्कि वो खुद समय को बदल देती हैं। और कभी कभी एक साधारण सा गांव, एक चमकती घड़ी और एक पल की चूक जीवन और मौत के बीच की पतली रेखा पर हमें खड़ा कर देती है। ये कहानी है उस काल घड़ी की जो भी इसे छूता है उसके भाग्य को अपने हाथों में ले लेती है। इतनी सुंदर घड़ी इस गरीब गांव में ऐसी कीमती चीज कौन छोड़ गया? ये तो चमक रही है। पायल और प्राची, दो सबसे अच्छे दोस्त, गांव की सड़क पर चल रही हैं। पायल थोड़ी चिंतित और शांत दिखती है, जबकि प्राची हमेशा की तरह मस्त और हंसमुख है। चलते चलते प्राची अपनी रंग बिरंगी चूड़ियां पायल को दिखाती है और खुश मिजाज होकर बातें करती है। प्राची, तुमने सुना? रमेश भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज सुबह तालाब के पास उनकी लाश मिली है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके शरीर में खून का एक भी कतरा नहीं बचा था। प्राची चौंक जाती है। क्या? रमेश भैया? कल शाम ही तो वो भले चंगे थे, अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? लोग कह रहे हैं कि वहां कोई भूत आया था। मुझे तो इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। पूरे गांव में अजीब सा डर फैला हुआ है। वो गांव के चौपाल के पास से गुजरते हैं, तभी प्राची की नजर एक लॉकेट की घड़ी पर पड़ती है। घड़ी चमकती हुई और रूबी से सजी हुई लगती है। प्राची हैरान हो जाती है और चौपाल की ओर बढ़ती है। पायल उसे रोकने की कोशिश करती है और उसका हाथ पकड़ती है। प्राची, रुको, मत छुओ उसे। अरे पायल, देखो तो सही, कितनी प्यारी घड़ी है। ऐसी घड़ी तो मैंने शहर के बड़े बाजार में भी नहीं देखी। इसे यहाँ कौन भूल गया? यह घड़ी सामान्य नहीं लग रही है। इसे यही छोड़ दो प्राची, मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है। प्राची पायल की चेतावनी को नजरअंदाज कर देती है। वो उस घड़ी को उठाती है और अपने पास रख लेती है। अचानक घड़ी की सुइयां अपने आप पीछे की ओर घूमने लगती हैं, लेकिन दोनों को कुछ पता नहीं चलता। रात को प्राची चारपाई पर बैठती है और घड़ी की ओर देखती है। घड़ी की खूबसूरती उसे पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देती है। वो देखती है कि घड़ी की सुइयां पीछे की ओर चल रही हैं, लेकिन उसकी सुंदरता में खोई प्राची इसे नजरअंदाज कर देती है। पायल तो डरपोक है, इतनी अच्छी चीज को फेंकने के लिए कह रही है। यह तो कितनी सुंदर लग रही है। अचानक से मिनट की सुई एक पर घूम जाती है और 1 मिनट के लिए टाइमर सेट हो जाता है। घड़ी की चेन प्राची की कलाई में उलझ जाती है। वो उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। अरे, ये खुल क्यों नहीं रही है? जैसे जैसे समय बीतता है, उसके कमरे के कोने में एक दानव प्रकट हो जाता है। प्राची की आंखें डर के मारे बड़ी हो जाती हैं। जब घड़ी 5 मिनट का टाइमर पूरा करने लगती है, तो दानव धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अरे, ये खुल क्यों नहीं रही है? यहाँ इतनी ठंडी क्यों है? कोई मदद करो! दानव प्राची की आत्मा को अपने अंदर समा लेता है और वो तुरंत ही मर जाती है। घड़ी उसके निर्जीव शरीर के पास गिर जाती है। अगले दिन प्राची के घर के पास गांव वालों की भारी भीड़ जमा हो गई है। पायल भीड़ के बीच से दौड़ती हुई प्राची के घर में प्रवेश करती है। वो देखती है कि प्राची फर्श पर पड़ी हुई है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। उसकी माँ उसके पास बैठकर रो रही है। प्राची, आंखें खोलो प्राची, ऐसा कैसे हो गया? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सब खत्म हो गया पायल। रमेश के बाद अब प्राची, कोई अदृश्य साया हमारे बच्चों को छीन रहा है। इनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है, बस आत्मा गायब है। पायल प्राची की कमर की ओर देखती है। घड़ी गायब हो गई है और उसकी कलाई के चारों ओर काला निशान दिखाई देता है। पायल को शक होने लगता है। वो घड़ी कहाँ गई?
कल प्राची को एक अजीब घड़ी मिली थी, वो यहाँ नहीं है। कैसी घड़ी पायल? मुझे यहाँ कोई घड़ी नहीं मिली। जब मैंने सुबह इसे देखा तो ये ऐसे ही बेजान पड़ी थी। वो समझ जाती है कि ये घड़ी इन रहस्यमयी मौतों से जुड़ी हुई है। रात को पायल टेबल के पास बैठी है और उसके मन में अभी भी उस शापित लॉकेट वाली घड़ी का ख्याल है। सोचते सोचते खिड़कियां जोर से खुल जाती हैं। पायल उठती है और खिड़कियां बंद कर देती है। जब वो टेबल के पास लौटती है तो उसका दिल डर के मारे रुक जाता है। वही शापित घड़ी अब उसके टेबल पर है। पायल डर के मारे एक कदम पीछे हटती है। ये यहाँ कैसे आई? मैंने खिड़की दरवाजा सब बंद कर रखा था। ये घड़ी खुद चलकर आ रही है। जैसे ही वो घड़ी को फिर से उठाती है, डर उसके अंदर और भी बढ़ जाता है। घड़ी बिल्कुल सुरक्षित दिखती है और उसकी मिनट की सुई 2 पर है। सेकंड की सुई पीछे की ओर घूमने लगती है और 10 मिनट का टाइमर सेट हो जाता है। थोड़े समय बाद पायल घड़ी को जूट के बैग में लपेटकर गांव की सड़क पर दौड़ती है। वो गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचती है और घड़ी को सीधे कुएं में फेंक देती है। वो एक कदम पीछे हटती है और अपने आप से बातें करने लगती है। अब ये कभी बाहर नहीं आएगी। उस गहरे पानी में ये हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। मुझे यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। वो मुड़ती है और पूरी ताकत से अपने घर की ओर दौड़ती है। एक बार भी पीछे नहीं देखती। पायल अपने घर पहुंचती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है। दरवाजे की तेज आवाज सुनकर उसकी माँ कमरे से बाहर आती है। वो पायल के पास आती है और पूछती है। पायल कुछ बोलने ही वाली होती है कि एक आवाज उसके रोंगटे खड़े कर देती है। वही घड़ी की टिक टिक। घड़ी ठीक उसी टेबल पर है जहां पहले दिखाई दी थी। पायल की माँ घड़ी को देखती है और उनकी आंखें डर के मारे बड़ी हो जाती हैं। ये तो वही कालचक्र है, मौत की घड़ी। पायल, ये तुम्हारे पास कहां से आई? माँ, आप इसे जानती हैं? ये घड़ी प्राची के पास थी और अब ये मेरे पीछे पड़ गई है। मैं इसे कुएं में फेंक कर आई थी पर ये वापस आ गई। ये कोई साधारण घड़ी नहीं है बेटी, ये आत्माओं की सौदागर की घड़ी है। ये जिसके पास आती है उसकी मौत का क्रम तय करती है। रमेश पहला था, प्राची दूसरी और अब तुम। पर आपको इसके बारे में कैसे पता माँ? ये सब तुम्हारे पिता की गलती है। वो खुद भगवान बनना चाहते थे। उन्होंने शैतान की पूजा करके ये घड़ी हासिल की थी। जो कोई भी तुम्हारे पिता के खिलाफ जाता वो इस घड़ी की मदद से उसे अपने रास्ते से हटाते थे। पर एक दिन सब सही था, पर फिर तुम्हारे पिता ने उस शैतान को भी इस घड़ी से मारने की कोशिश की, पर उसका असर उल्टा पड़ गया। इस घड़ी ने तुम्हारे पिता को भी निगल लिया। एक साधु ने इस घड़ी को दिव्य मंत्रों में बांधकर गांव की मिट्टी में गाड़ दिया था। शायद अब वो शाप फिर से जाग गया है। उसे आत्माओं की बलि चाहिए। पायल की आंखें डर और दुख से बड़ी हो जाती हैं। घड़ी लगातार टिक टिक करती रहती है। सिर्फ 6 मिनट बाकी हैं। माँ, मुझे बचाइए, मैं मरना नहीं चाहती। क्या इस अभिशाप से बचने का कोई रास्ता नहीं है? कोई तो तरीका होगा। एक रास्ता है पायल। साधु महाराज ने कहा था कि इस घड़ी का मालिक अपनी मर्जी से इसे किसी और को दे दे तो यह अभिशाप उस नए इंसान पर चला जाता है। तुम्हें यह घड़ी किसी और को देनी होगी। नहीं माँ, मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी और बेकसूर को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझ में और उस साये में क्या फर्क रह जाएगा? लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो वह साया तुम्हारी आत्मा ले जाएगा। पायल, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। पायल की माँ उसे कमरे के अंदर खींचती है और दरवाजा बंद कर देती है। माँ नहीं, ऐसा मत करना माँ। आंसुओं से भरी आंखों के साथ पायल की माँ घड़ी लेकर बाहर चली जाती हैं। पायल की माँ घड़ी अपने हाथों में लेकर गांव के तालाब की ओर आती हैं।
वो जानती है कि उसने शाप अपने ऊपर ले लिया है। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचती है, घड़ी में सिर्फ 40 सेकंड बचे होते हैं। उसके सामने एक चमकता हुआ बादल आता है जो धीरे धीरे आत्मा पकड़ने वाले दानों में बदल जाता है। पायल की माँ खुद को उसे सौंप देती है। तुम मेरी आत्मा ले सकते हो दुष्ट साए, लेकिन मेरी बेटी को कभी मत छूना। दानव एक भयानक आवाज निकालता है जो जमीन को हिला देती है। घड़ी का काउंटडाउन 0 पर पहुंच जाता है और दानव आखिरकार उनकी आत्मा को छीन लेता है। अगले दिन पायल फर्श पर जागती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसके चेहरे पर आंसू सूख चुके हैं। माँ, अब कहाँ चली गई? हमने क्या किया? अचानक घड़ी की टिक टिक की आवाज उसके कानों में पड़ती है। तभी पायल को समझ आता है कि ये आवाज उसके अपने शरीर से आ रही है। जब वो अपने हाथ उठाती है तो देखती है कि घड़ी उसकी कलाई से जकड़ी हुई है और उस पर 15 मिनट का टाइमर चल रहा है।